चलिए, जो लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं और सीरियस रहेंगे क्लास के प्रति, पता चला कि आप यहाँ लोग सामने लोग बैठे हो तो सीख ही रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं कि उतना आउटपुट नहीं लगा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। कैसे हैं सोनू? हमें लग रहा है सोनू आ गया होगा क्लास में। नहीं, अभी नहीं आया ना। और जो लोग भी लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं थोड़ा सा सीरियस रहेंगे। सीरियस, कोई डाउट होगा तो प्राइवेट से आप लोग पूछ लेंगे। हमारा चैप्टर था, नए सिरे से मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ। भारत के मानचित्रों को देखिए, ठीक है। हमारा जो टाइम पीरियड है 322 बीसी से 184 बीसी का भारत का मूल्यांकन, उस भारत पे जो मगध महाजनपद से शुरू हुआ और यह एरिया महाजनपद से साम्राज्य के रूप में बढ़ा। तो मगध महाजनपद पर हमने कहा था कि कई सारे राजवंश, ठीक है, अलग अलग वंशों ने अपना शासन व्यवस्था की शुरुआत की और धीरे धीरे महाजनपद को साम्राज्य के रूप में बढ़ाने का काम किया। उसी तरीके से एक मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश नाम का शासन क्रम शुरुआत का शुरू हुआ, जो आप दिखाई पड़ेगा कि जिसने बेहतर शासन देने का काम किया संपूर्ण भारत पर। एक छोटी सी कहानी हम आपको लिख कर रहे हैं क्योंकि पीछे से रिकॉल करा रहे हैं। तो आपके मन में आया कि सर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य को हम बताने जा रहे हैं। तो हमारे पास जानकारी के लिए कई प्रकार के स्रोत और साक्ष्य भरे पड़े हैं, समझ में आ रहा होगा, जिसमें साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, समझ में आ रहा होगा, दोनों हमारे पास है। और भारतीय स्रोत के साथ साथ विदेशी स्रोत भी है, ठीक है। तो जो पीछे वाला क्लास है मैं थोड़ा रिकॉल आपको करा रहा हूं। मैंने कहा कि स्रोत के आधार पर या संसार जो साक्ष्य मिला है उसके आधार पर इतिहास हम लोग बनाने का काम करेंगे, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा कि जो धार्मिक स्रोत या ब्राह्मणवादी से जुड़ा हुआ स्रोत है, जिसमें हमने चर्चा किया था मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस जो टैक्स था उसने चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक था, उसे कुलहीन बताया है, मतलब नीचे कुल का है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कथा सरिस्तार, अगर ये भी टैक्स उसी तरीके की बात कर रहा है, समझ में आ रहा होगा। ठीक उसी प्रकार से पीछे हमने चर्चा कराया था बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य कोई दिक्कत नहीं है। तो बौद्ध साहित्य बताया है कि ये लोग क्या है कि आपको दिखाई पड़ेगा कि क्षत्रिय कुल से थे, मौर्य वंश से थे। लेकिन एक साहित्य लिटरेचर है जैन साहित्य, परसिष्टि परवन, ठीक है, शिवेंद्र की रचना। उसने क्या किया है, बताया है कि यह मौर्य का पुत्र था। यह भी जानकारी हमने आपको दिया। फिर हमने कहा कि भारतीय स्रोत के साथ साथ आप देखेंगे कि श्रीलंकाई जो स्रोत था, दीपवंश और महावंश, समझ में आ रहा होगा, इससे भी मौर्य शासन व्यवस्था, उसके शासकों को, उनकी कुछ कंडीशनों को जानने में हम लोग मदद लेते हैं, समझ में आ रहा होगा। यह भी जानकारी दिया था। फिर हमने कहा कि जानकारी को आगे जब बढ़ाया तो एक बहुत बड़ा टेक्स्ट था अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के माध्यम से जब आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र जो है कई कालखंडों में लिखा गया है। पहला पॉइंट हमने बताया कि कई कालखंडों में लिखा गया है, उसको बाहर लाने का काम श्याम प्रसाद शास्त्री ने किया। पीछे हमने बता दिया है, ठीक है, 15 खंड, उसके 180 प्रकरण, ये सारा चीज उसमें है। क्या उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड भी बहुत सारे बातें उसमें दिखाई पड़ेगा। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ने बताया कि यह जो टैक्स है प्रॉपर वे में मौर्य शासन व्यवस्था या मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा होगा। तो वह टैक्स जो विधि पुस्तक है, शासन प्रशासन के बारे में बताता है, पर राष्ट्र नीति कैसा होना चाहिए, शब्दांग विचार आया है, भारतीय समाज में दास की व्यवस्था थी या नहीं थी, महिलाओं की क्या स्थिति है, समझ में आ रहा होगा। और शासन प्रशासन चलाने में लिए किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए, समझ में आ रहा होगा। वो सारा डिटेल, अध्यक्षों का नाम, मतलब तीर्थ का सारा सिस्टम आपको उसमें दिया गया है, समझ में आ रहा होगा कि बेहतर शासन प्रशासन कैसे चलाया जाए। फिर राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, अपने देश की जनता के लिए या प्रजा के लिए किस प्रकार का कर्तव्य होना चाहिए, वह जानकारी आपको अर्थशास्त्र में मिल जाएगा। यहाँ तक बात हमने समझाया। फिर हमने कहा कि अभी हम अभिलेख पर नहीं पहुंचे हैं। हमने कहा कि इसमें विदेशी स्रोत या प्रवर्ती स्रोत से भी बहुत सारे जानकारी मिलता है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि और सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, कोई दिक्कत नहीं, कहानी पीछे हो चुकी है। तो उसके साथ साथ में भी बहुत सारे स्कॉलर आए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नियार्कस, अरिस्टाबुलस, एनिसाक्रीडिस,
ये लोग थे। और ये सारे के सारे क्या थे, इतिहास और भूगोल लिखते थे सिकंदर का। तो सिकंदर का इतिहास और भूगोल जब लिखा जाता था तो उसके माध्यम से भी भारत, क्योंकि भारत पर ही आक्रमण किया था, तो उसके माध्यम से भी हम कालखंड जब निर्माण कर रहे थे, भारत के ऑथर या इतिहास लिखने वाले लोग, तो उस टैक्स का मदद मिला कि अच्छा सिकंदर इस समय इस क्षेत्र में है, तो भारत में किस कौन कौन से शासक वंश है या कौन कौन से शासक हैं जो कि शासन कर रहा है, तो उससे भी हमको मदद मिला। इसके साथ कि मौर्य साम्राज्य के बाद समझ में आ रहा होगा परवर्ती स्रोत मतलब मौर्योत्तर काल से भी बहुत सारे आपको विदेशी स्रोत की जानकारी मिल जाता है, समझ में आ रहा होगा। लेकिन प्रॉपर वे में आप देखें कि मौर्य काल का एक टैक्स है विदेशी स्रोत में इंडिका, ठीक है, 304 से लेके आपको 299, ठीक है। इस टाइम पीरियड में सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वह मौर्य साम्राज्य के दरबार में पाटलिपुत्र पालीब्रोथा का है, पालीब्रोथा कहता है उसको, पाटलिपुत्र को, समझ में आ रहा होगा। तो उसको होगा। तो पहली बात कि हम लोग अब जो अगला एरिया है हमारा कि विदेशी स्रोत एक छोटा सा एरिया है आपका रोमन साहित्य, कि रोमन साहित्य से हमको क्या क्या जानकारी मिलता है। रोमन साहित्य यहां से किस प्रकार की जानकारी मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, हम आपको डायग्रामेटिकल बनाते हैं कि एपियानस, ठीक है, पहला है आपको एपियानस बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिल्यूकस निकेटर के बीच, तो आपके मन में आया कि सर सिल्यूकस निकेटर कौन था, तो वो सिक्योपति था, समझ में आ रहा होगा आपको। इस क्षेत्र प्रशासन कर रहा था, तो उसने भी अपना मन बना लिया था कि हम भारत पर सफल आक्रमण करेंगे, भारत को जीतने का काम करेंगे। तो एपियानस कहता है कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 बीसी के आसपास में क्या हुआ कि संघर्ष हुआ, समझ में आ रहा होगा, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार होती है और वह क्या करता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों को सिकंदर के साथ संधि करके, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि करके उसे देने का काम करता है। तो लिखिएगा यहाँ पे एपियानस एपियानस चर्चा करता है कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष के बाद दोनों के बीच संधि हो गई, हुई और इस संधि के बाद, ठीक है, सेल्यूकस ने, ये जब संधि होगा तो ये बता रहा है कि सेल्यूकस ने, लिखिएगा, संधि के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 क्षेत्र दिया था, ठीक है। तो 4 क्षेत्र कौन कौन था, एरियाना का क्षेत्र था, एरियाना, उसको बोलते हैं एरियाना का क्षेत्र था, एरियाना। इसमें काबुल, कंधार, हेरात और मकरांत, ठीक है। काबुल के लिए जो उसने चर्चा किया है उसका नाम है आपको पेसेम मिदाई। क्या है, पेसेम मिदाई,
ओके सेम। ये 4 क्षेत्र उसको प्राप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आराकोसिया, गंधार का या कंधार का आराकोसिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया,
ये बेटी और ऑफ है इसका। अच्छा हो गया। फिर बेकार हो गया सारा चीज। आइए थोड़ा सा समय दीजिए, आ जाइए, रुक जाइए, पहले मुझे फुट न जाना पड़ेगा पीछे। हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, घबराइए नहीं, सोनू किसने लिखा है? राय साहब आप, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप हेलो, आवाज अब आप लोग को मिल रही होगी। पुनः आप लोग देखिए, बहुत ज़्यादा हम लोग निकले नहीं हैं। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। हम लोग जो पढ़ रहे थे, पीछे जो हमने लिखा है वो क्या बताया कि मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था के जानकारी के लिए हमारे पास कई सारे स्रोत थे। उस स्रोत में, कहानी सुन लीजिएगा, 2 मिनट में हमको कंक्लूड कर रहे हैं। उस मौर्य साम्राज्य की जानकारी, साधन क्या था जानकारी के लिए? तो हमने कहा कि रोमन साहित्य भी है। रोमन साहित्य में एपियानस बताता है, एपियानस बता रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष में क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर की पराजय हुई, और उसने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि किया। संधि करने के बाद काबुल, कंधार, हेरात और मकरान तट नामक 4 प्रांत उसको मिल गए। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह बात बताने का काम किया। प्लूटार्क नाम का जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि दोनों के बीच संघर्ष हुआ, और संघर्ष होने के बाद क्या हुआ कि 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने उसने सौंपा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रबो नाम का जो व्यापारी है या विदेशी है, वह बता रहा है कि एरिया का क्षेत्र उसे प्राप्त हुआ, एरिया का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुआ। यहाँ तक की जानकारी। उसी टेक्स्ट में रोमन साहित्य में भी एक साहित्य का नाम है आपका इंडिका। ठीक है, इंडिका अपने मूल उद्धरण में नहीं है, समझ में आ रहा होगा। इसमें आपको अलग अलग जो राइटर हैं, स्ट्रबो, एरियन, प्लिनी के रचनाओं से प्राप्त होता है, समझ में आ रहा होगा। तो इंडिका में क्या है? तो इंडिका का लेखक का नाम है मेगास्थनीज। ठीक है, और यह मेगास्थनीज क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बन के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहुंचा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहुंचा। बात समझ में आ रहा होगा। जब दरबार में पहुंचा तो उसने यहाँ भारत के समाज के बारे में, नगरीय प्रशासन के बारे में, राजा का क्या कंडीशन है उसके बारे में जानकारी देता है। बात समझ में आ रहा होगा। तो लिखा हुआ है कि यह व्यक्ति 304 से 299 बीसी के आसपास में पाटलिपुत्र आया, कोई दिक्कत नहीं है, और पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहने का काम किया। यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और यह इंडिका के ऑथर मेगास्थनीज कहता है कि भारत का समाज 7 वर्गों में विभाजित था: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। ठीक है, और यही व्यक्ति बता रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काफी तरक भरक व्यवस्थित तरीके से जेवरात पहने हुए रहते थे, और साथ में आपको महिला अंगरक्षक से घिरा हुआ होता था। यह व्यक्ति बताता है, इंडिका के ऑथर मेगास्थनीज, कि नगर का प्रशासन किस प्रकार से चलाया जा रहा था। तो बता रहा है कि 5-5 लोगों की ग्रुप बनी हुई थी, 6 समितियां थी, और यही समितियां क्या करती थी, नगरीय व्यवस्था में जो विदेशी लोग आते थे उनका देखभाल, नगर की जनसंख्या कितना है, नगर के जनसंख्या के बारे में जानकारी रखता था। उसके बाद ट्रेड, व्यापार कितना हो रहा है, व्यापार व्यवसाय, उस पर कितना टैक्स लेना है, यह भी व्यवस्था। ये 6 प्रकार की कमेटी थी, और यही नगर के प्रशासन को देखने का काम करते थे। इंडिका बताता है, यानी मेगास्थनीज कहता है कि जैसे हम लोग, मतलब आपको रोमन लोग जिस प्रकार के देवता का पूजा करते हैं, मयंक, जिस प्रकार के देवता का पूजा करते हैं, उसी प्रकार हेराक्लीज देवता, मतलब सूर्य देवता की पूजा ये लोग भी कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पांड्य देश का चर्चा करता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, पांड्य देश का चर्चा करता है। पांड्य देश कहने का मतलब है कि वहां पे मातृसत्ता समाज था। लिखिएगा कि पांड्य देश का चर्चा करता है मेगास्थनीज। आगे का लाइन लिखिए, पांड्य देश का चर्चा करता है और बताता है कि यहाँ मातृ प्रधान व्यवस्था थी, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर यह बता रहा है कि सैन्य प्रशासन चंद्रगुप्त मौर्य का जो सैन्य व्यवस्था है वो किस प्रकार से चलाया जा रहा है, यह भी डिटेल कर रहा है। इसके साथ साथ एक और लाइन यहाँ से जोड़िएगा, यहाँ पे नीचे आगे का अगला लाइन है। राइसा, शायद आवाज़ अब मिल रही होगी आप सबको, जितने भी लोग लाइव क्लास देख रहे हैं। सॉरी, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। लेकिन मैं जो अभी पढ़ाया हूँ वो पीछे अभी इतना ही हम लोग पढ़ाएं, घबराने की बात नहीं है। और लिखिएगा, इसमें आगे बढ़ाइएगा इस चीज टैक्स के बारे में। यह टैक्स बताता है कि भारतीय समाज में दास प्रथा या दास व्यवस्था नहीं थी। लिखिए लाइन कि दास प्रथा नहीं थी भारतीय समाज में। अगला लाइन है, भारतीय समाज में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। बात समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब है कि जो मेगास्थनीज है भारत के समाज को बेहतर तरीके से मूल्यांकन करने में असफल रहा, क्योंकि उसने देखा कि जिस प्रकार यहाँ दासों के साथ यूरोप में जो दास था, समझ में आ रहा होगा, या रोम के क्षेत्रों में जो दास था, जिस प्रकार के साथ उनका बिहेव किया जाता था या स्वतंत्र तरीके से रखा जाता था, वह डिफरेंस यहाँ नहीं पाता था। समझ में आ रहा होगा। वही दूसरा जो आपका टैक्स है अर्थशास्त्र, वह कह रहा है कि दास जो है, दास की किस प्रकार का कंडीशन है, उसे आप खरीद सकते हैं, आप स्वयं दास बन सकते हैं। इसका मतलब है कि थोड़ा दोनों में डिफरेंस आप पा लेंगे। इसका मतलब है कि भारतीय समाज को बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करने में, सूक्ष्मता ऑब्जर्व करने में इंडिका का जो ऑथर है मेगास्थनी जो सफल नहीं हो पाता। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मयंक, हेराक्लिज, हाँ भारतीय जैसे लिखा हुआ है, अब टेक्स्ट पढ़े नहीं, इसका मतलब लिखा हुआ है कि उसमें आप स्पष्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कि यूनानी देवता, ठीक है, ये यूनानी जैसा यूनानी देवता सूर्य देवता, तो हम लोग सूर्य का पूजा करते हैं ना, तो हेराक्लिज उसी को सूर्य माना है यूरोपीय, ठीक है, उस प्रकार के पूजा ये लोग भी कर रहे थे। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सिस्टम। अब जब भी बात करे कोई इंडिका पर, अभिषेक इंडिका पर जब भी कोई बात करे तो आप इस डायमेंशन में बात करके बात, अच्छा इंडिका से कोई क्वेश्चन उठाना होगा, एक इधर से उठा सकता है, दूसरा अगर उठाने का इच्छा होगा तो आपको अर्थशास्त्र से ला सकता है ना, अर्थशास्त्र से, और अर्थशास्त्र टैक्स है, तो इसका दोनों का देखिए, आज भी भारत सरकार इस टैक्स को पढ़ा रही है आपको, अर्थशास्त्र का या फिर इंडिका को, तो कोई तो रेलेवेंस होगा ना उसका, कोई ना कोई तो महत्व होगा। तो या तो इधर से डाटा उठा सकता है या वहां से डाटा उठा सकता है, नगरीय प्रशासन से भी उठा सकता है या सैन्य प्रशासन से उठा सकता है, कुछ भी कोई भी स्टेटमेंट यहां से ला सकता है। अगर स्टेटमेंट बेस्ड बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से या मेंस ही सपोज दैट, उनको इच्छा हुआ कि भाई हम थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं कि बच्चों को अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी है या नहीं, बस टिप्पणी करें, एक छोटा सा एरिया दिया जा सकता है जीएस के दृष्टिकोण से, क्योंकि जीएस में उनका साहित्य, धर्म, कला, संस्कृति वाला जो पार्ट है उस पर यूपीएससी का फोकस होता है। समझ में आ रहा होगा, तो यहां से आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो बात समझ में आ रहा होगा। अब जो है एक लाइन और लिख लीजिएगा, अकाल नहीं पड़ता था, यहां पे लिखिएगा कि आपको यह मेगास्थनीज कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अकाल का अभिलेखीय साक्ष्य पुरातात्विक स्रोत बता रहा है, 2 जगह से अभिलेख प्राप्त हुआ है, या पुरातात्विक सहगौड़ा अभिलेख, ठीक है, और एक बांग्लादेश से, ठीक है, यह दोनों जगह बता रहा है कि यहां से उस पर लिखा हुआ है कि अकाल पड़ते थे। समझ में आ रहा होगा। इसलिए शासक क्या करता था कि अन्न को इकट्ठा करके भंडार गृह में रखने का काम करता था। तो एक भी लिख लीजिएगा कि मेगास्थनीज कह रहा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। एक और स्टेटमेंट दीजिए कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। स्टेटमेंट कंप्लीट, ये आपका टेक्स्ट कंप्लीट है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। एक चीज और थोड़ा सा जानकारी हम दे देते हैं कि पाटलिपुत्रा के बारे में थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि पाटलिपुत्र के बारे में, जो उसका राजधानी था, उसके बारे में बड़े स्तर पर विवरण देता है कि उसका बनावट किस प्रकार का था। समझ में आ रहा होगा। वह मतलब रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, ठीक है, रक्षा प्राचीर, जैसे इसलिए हम यहाँ पे आपको चर्चा नहीं कर रहे हैं कि वह सेम स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा कला जब पढ़िएगा तो।
मतलब यहाँ पे आप मौर्य कला पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको दिखाई पड़ेगा कि राजधानी जो है कि रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था और सैनिक उसके बीच बीच में होल बना हुआ था और उसमें से बीच में से तीर चलाने के लिए होल बना था कि सेना आप उस पर आक्रमण नहीं कर सकते थे सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो यह जानकारी आपको दिखाई पड़ेगा कि पाटलिपुत्र का विशद विवरण देने का काम करने वाला टैक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आएगा, हटाएं इसको। अब हम लोग चलते हैं अभिलेखीय स्रोत या पुरातात्विक स्रोत। हम लोग का शीर्षक है पुरातात्विक स्रोत। इसको दीपक को बोल गई मिटाने वाला। हम लोग अब अगला जो एरिया है हमारा पुरातात्विक स्रोत लिखिएगा। खुदाई से पाटलिपुत्र नगर का मिलना, नगर का बाहर आना। दूसरा NBPW मृदभांड, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा NBPW मृदभांड का मिलना, बड़े स्तर पर यह मृदभांड मिला है, ठीक है। दल्लेदार कुआं, छल्लेदार लिखिए। कुआं, छल्लेदार कुआं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार सिक्का ढाला गया, लिखिएगा, पहली बार सिक्का ढाला गया यहीं पे। पहली बार सिक्का ढाला गया। सिक्का पर कोई चित्र है, कोई जानकारी दिया जाता है तो उससे भी आप इतिहास लिख सकते हैं। तो शायद वही है। ढालना, देखिए चलाना और ढालना एक व्यवस्थित क्रम में, चलाना और ढालने में अंतर हो गया। चलाया तो व्यापारी था, लेकिन ढालना तो मान के शायद करने मतलब संभवतः वही चीज है, ठीक है। हाँ तो मानना है, मानना है, सही मानना है, क्योंकि और भी किताब पढ़े हैं तो उसमें लिखा है कि भाई सिक्का का प्रचलन ढालने वाला काम जो है यहीं पे आपको दिखाई पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए अभिलेख। अब हम लोग यहीं से जानेंगे अभिलेख। अभी मैप बना के हम आपको सारा याद करा देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय का, ठीक है, अशोक और रुद्रदामन,
रुद्रदामन। रुद्रदामन का हम लोग पीछे भी चर्चा किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के नीचे लिखिएगा महास्थान लेख, बोगरा डिस्ट्रिक्ट, जिला बांग्लादेश। एक दूसरा सोहगौड़ा लेख, लेख गोरखपुर यूपी लिखिएगा, गोरखपुर। ठीक है, दोनों को लिंक करिएगा। ठीक है, दोनों को लिंक करना है। एक पत्थर पर है, एक ताम्रपत्र पर। ये वाला पत्थर पर है, वो ताम्रपत्र पर। लिखिए लीजिए, ये पत्थर पर है लिखा हुआ, और ये आपको ताम्रपत्र पर है, ताम्रपत्र पर। कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे आपको दिखाई पड़ेगा अकाल की चर्चा। लिखिएगा नीचे अकाल की चर्चा लिंक करके। यह लेख जानकारी देता है कि अकाल की चर्चा, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में अकाल पड़ रहे थे, अकाल की चर्चा दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। चलिए, अशोक से रिलेटेड, अशोक से रिलेटेड जब पहले अशोक से पहले आप जान लीजिए रुद्रदामन का अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है सिकंदर, आपको पता ही होगा जूनागढ़ अभिलेख क्या है। पीछे भी हमने जानकारी के पहला चैप्टर जब बताए थे ओम, तो हमने बताया था कि यह अभिलेख कितना का है, 150 एडी, 150 एडी का है। दूसरा संस्कृत का प्रथम है, संस्कृत का प्रथम है, कोई दिक्कत नहीं है। रुद्रदामन शक शासक किसका है ये, बोलिए, शक शासक रुद्रदामन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह जो अभिलेख है, यह जो टैक्स है, गिरनार क्षेत्र से मिला है, गुजरात के काठियावाड़ गिरनार क्षेत्र, गिरनार क्षेत्र गुजरात। इसका मतलब क्या हुआ चंदन, यह बता रहा है कि यह हिस्सा चंद्रगुप्त मौर्य के हिस्से में था। बात समझ में आ रहा होगा। सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है, गिरनार का जो क्षेत्र है, माँ एक अभिलेख ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे एक अभिलेख गिरनार पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका भौगोलिक एरिया इंडिकेशन कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है ना। पढ़ाने का तो ये मतलब है कि यह बता रहा है गिरनार क्षेत्र गुजरात से मिला है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का चर्चा है, चंद्रगुप्त मौर्य प्लस अशोक का चर्चा मिलता है। अशोक का चर्चा एक ही जगह आपको दिखाई पड़ेगा, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसमें सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का चर्चा सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्माण किया गया था। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर के द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। यहां तक की जानकारी मिल गया। आगे जब वह जो झील है, मतलब सिंचाई के लिए राजा अशोक भी वहां पे तुषास्प को, जो यवन गवर्नर होगा, उसको नियुक्त करेगा, उसके देखने में काम करेगा। फिर यही झील आपको रुद्रदामन के समय में क्या होगा कि बांध जब उसका टूट जाएगा तो बगैर जनता से टैक्स लिए हुए उसमें जीर्णोद्धार करने का काम करेगा रुद्रदामन के समय में। फिर आप जाएंगे आगे तो गुप्ता पीरियड में इसका महत्व है, समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे हम बता दिए हैं, सारा चीज पर बताए हैं कि यह भौगोलिक एरिया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब आते हैं राजा अशोक का अभिलेख।
राजा अशोक का अभिलेख देखते हैं। हटाए इधर से, ये वाला हटाते हैं। चलिए, अशोक अभिलेख। अशोक के अभिलेख को हम लोग देखेंगे, इसका कई हिस्से में हम लोग बांटेंगे, ठीक है। पहला बृहद शिलालेख, बृहद शिलालेख, स्तंभ लेख, पृथक शिलालेख, पृथक शिलालेख, लघु शिलालेख, लेख, रानी का लेख, रानी का लेख। समझ में आ रहा होगा? ऐसे समझने का काम करेंगे, फिर हम लोग मैप पर भी देखेंगे। समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं। यहां पे लिखिएगा आप, इसी से रिलेटेड एक लेख का नाम लिखिएगा, पिपरहवा, ठीक है। इसी में हम लिख रहे हैं अशोक से रिलेटेड, पिपरहवा, यूपी, बस्ती जिला में पड़ता है। बस्ती जिला, कलश पर लेख है। ये क्या है? कलश पर लेख, पिपरावा कलश पर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। उसमें भारतीय लिखिएगा, इस पर भारतीय उपमहाद्वीप में द्वीप में पढ़ा जाने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, उसमें नहीं होगा पहले वाला में, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नया होगा डाटा, लिखिएगा। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम, अगला पॉइंट, अशोक के शिलालेख को
लेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ने का कार्य किया, लेकिन अशोक का पहचान संदिग्ध रहा। लेकिन अशोक का पहचान क्या रहा? पहचान संदिग्ध रहा। आगे श्रीलंकाई स्रोत से अशोक के पहचान को स्पष्ट किया गया। यहां तक बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हटा दे इधर से, ये आगे ही लिखते हैं। लिखिएगा, अशोक के अभिलेख का भाषा, अशोक का अभिलेख ऐसे भी लिख सकते हैं। प्राकृत भाषा में अशोक ने लेख लिखाया। अशोक ने अपना अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखवाया। इस अभिलेख का लिपि, अधिकतम लिपि जो है ब्राह्मी लिपि में है। समझ में आ रहा होगा? खरोष्टी तो मिलेगा ही, अरेमाइक भी मिलेगा, लेकिन अधिकतम जो लेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। कौन सा लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। जो स्पेशलाइज है उसको हम बताएंगे ही। लिखिएगा कि अधिकांशतः लेख की लिपि ब्राह्मी है। ब्राह्मी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खरोष्टी लिपि। लिखिएगा कि अशोक का अभिलेख खरोष्टी लिपि में कहां से मिला है। ठीक है, तो दो जगह आपको याद रखना है, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा। पाकिस्तान में पेशावर डिस्ट्रिक्ट और हजारा डिस्ट्रिक्ट के पास है। समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिएगा आप, राजा अशोक खरोष्टी लिपि में भी अपना अभिलेख खुदवाया। खरोष्टी लिपि पाकिस्तान के और पाकिस्तान में मिला है, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा। शहबाजगढ़ी और मनसेहरा। एक पेशावर जिला लिख लीजिएगा, यहाँ पे पूछा है इस तरीके क्वेश्चन। पेशावर जिला हो गया, दूसरा हजारा डिस्ट्रिक्ट।
हजारा डिस्ट्रिक्ट। तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछने की पूरी चांस रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे आप दो अभिलेख को क्लियर कर लीजिए। यहां से लोकेशन होते चला जाएगा आप, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा, कोई दिक्कत नहीं है। शहबाजगढ़ी और मनसेहरा दो लोकेट है। यहां तक बात समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरेमाइक लिपि एक और लिखिएगा, राजा अशोक ने, अगला स्टेटमेंट है कि अरेमाइक लिपि ये कहां से मिला है? तक्षशिला से। कहां से? तक्षशिला। राजा अशोक का अभिलेख अरेमाइक लिपि में भी प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख तक्षशिला से, तक्षशिला से, कोई दिक्कत नहीं है। तक्षशिला से यह स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, किसी को कोई परेशानी नहीं। एक सरेकुना लेख है अफगानिस्तान में, यूनानी और द्विभाषी है। सरेकुना लेख लिखिएगा। एक और स्टेटमेंट, सरेकुना लेख यह लेख सरेकुना लेख अशोक ने ही लिखवाया था। अफगानिस्तान द्विभाषीय अभिलेख, द्विभाषीय अभिलेख है, कोई दिक्कत नहीं है। अरेमाइक और यूनानी दोनों लिपि है इसमें, अरेमाइक और यूनानी, अरेमाइक और यूनानी। यहां तक बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अरेमाइक और यूनानी। एक और आपको लघमान, एक और जगह है लघमान, यह भी अफगानिस्तान में है। यहां से आपको अरेमाइक लिपि में यह भारत के बाहर, अब अफगानिस्तान के हिस्से पे इन अभिलेख को क्या करिए? लोकेट कर दीजिए। आपको माइंड में रहना चाहिए कि अफगानिस्तान में का, पाकिस्तान में दो दिखाई पड़ा, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा, कोई दिक्कत नहीं है। अफगानिस्तान में जब हम गए तो वहां से 3 अभिलेख दिखाई पड़ रहा है, एक तक्षशिला, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अरेमाइक लिपि में है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सरेकुना लेख अफगान में, यह आपको द्विभाषीय है, ध्यान रखना है कि सरेकुना लेख द्विभाषीय है, समझ में आ रहा होगा। एक लघमान, ये जलालाबाद डिस्ट्रिक्ट के आसपास में है, लिख लीजिएगा जलालाबाद, हाँ लघमान, जलालाबाद डिस्ट्रिक्ट, हाँ जलालाबाद के पास है। यह अरेमाइक लिपि में है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं। अरेमाइक लिपि है। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि सारा अभिलेख को लिखना, ऐसे अपने अब जो हम नोट्स दिया है आपको उसमें बेहतर लिखा हुआ है, मतलब बताया गया है कि कहाँ कहाँ से पृथक शिलालेख, समझ में आ रहा होगा, किस जगह से बृहद शिलालेख, स्तंभ लेख, सारा चीज वहाँ बनाया हुआ है। एक बार उसको नोट्स को देखिएगा,
जो काम का चीज है उसमें वहां हम लोग देखते हैं, जो काम का है अभी मैप बना के हम बता दे रहे हैं उसका क्या महत्व होगा। इससे अभी आपको क्या जानकारी मिला कि सर आपके माइंड में आया कि अफगानिस्तान का हिस्सा, दो लिटरेचर है, एक तो लिटरेचर एक अभिलेख, बात समझ में आ रहा होगा कि हमने कहा कि यह क्षेत्र उसको समझ में आ रहा होगा सेल्यूकस निकेटर से प्राप्त हुआ था, और यहां से चंद्रगुप्त मौर्य का अशोक के अभिलेख भी मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अफगानिस्तान उसके हिस्से में था, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तान वाला हिस्सा भी उसका हिस्सा था, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पीछे भी कहा है कि यह जो क्षेत्र है आपको गिरनार क्षेत्र गुजरात का, यह भी उसके क्षेत्र में है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बृहद शिलालेख है वह 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है, उस पर 14 अभिलेख खोदे हुए हैं। बृहद शिलालेख पे 14 शासनादेश खुदा हुआ है, ध्यान रखना है, 14 शासनादेश खुदा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। और उसके माध्यम से जैसे मान गए कालसी उत्तराखंड, सुरपारा महाराष्ट्र, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। तो 8 स्थानों से आपको दिखाई पड़ेगा, उसमें लोकेट किया हुआ है, लोकेट हम कर दिए हैं। और सभी क्षेत्र जैसे आपको उड़ीसा से मिला है पृथक शिलालेख, और बृहद शिलालेख भी यहाँ मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। धौली जौगढ़ वाला अभिलेख यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको यूपी से मिला है, यहाँ भी आपको दिखाई पड़ेगा, तो यूपी वाला क्षेत्र। मध्य प्रदेश से मिला, वहाँ आंध्र प्रदेश, ठीक है, एरागुडी, ठीक है। उसके बाद मस्की, उद्गोलन, नेटूर, यह जो सारा पृथक शिलालेख के साथ साथ स्तंभ लेख है, कोई दिक्कत नहीं है। यह बताने का काम करता है कि यह पूरा भौगोलिक क्षेत्र राजा अशोक के समय में था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ तो था ही, बिंदुसार के समय में था और अशोक के समय में दिखाई पड़ रहा है। तो अभिलेख के आधार पर आप मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था को आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक काम करिए, आप थोड़ा सा अशोक को पढ़ा, जैसे हम इसको आपको यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम पूर्ण अशोक पढ़ाएंगे, तो अशोक पढ़ाएंगे तो उसके आधार पर फिर हम देखेंगे अभिलेख जो है, हम आपको एक हल्की जानकारी दे रहे हैं। जब अशोक पढ़ाइएगा तो उसका आरंभिक जीवन बनाने, परिचय बनाने में मदद करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बौद्ध संघ में भेदभाव हो रहा है, ठीक है, या फूट होने की संभावना है, तो कई बार राजा अशोक ने शासनादेश के माध्यम से बताया कि आप फूट होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग यूनाइट रहिए, समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज हम राजा अशोक के जब पढ़ाएंगे, या फिर एक काम करते हैं यहीं पढ़ा देते हैं, टोटल अभिलेख को यहीं पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। जब अभिलेख पढ़ाने तो पूरा अभिलेख पढ़ ही लीजिए यहाँ पे। आइए, यहां तक बात क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। बृहद शिलालेख, बृहद शिलालेख, बृहद शिलालेख लिखिएगा। इस पर पहला पॉइंट, इस अभिलेख पर 14 शासनादेश लिखा हुआ है तथा यह भारत के 8 स्थानों से प्राप्त हुआ है।
पहला शहबाजगढ़ी, ये कहां से मिला है? पेशावर डिस्ट्रिक्ट। शहबाज पाकिस्तान, पाकिस्तान चंदन यही है ना। दूसरा मनसेहरा, ये आपको हजारा डिस्ट्रिक्ट, यह पाकिस्तान। तीसरा कालसी, कालसी देहरादून। चौथा गिरनार, गुजरात, काठियावाड़ क्षेत्र। गुजरात। पांचवा धौली जौगढ़, लिखिएगा धौली जौगढ़, धौली। धौली जौगढ़। देखिएगा हाँ, उसको काटिए। यहाँ यहाँ इसके अलावे यहाँ से दोनों प्लेस से, यहाँ से दो लेख
हेलो हेलो, समझ में तो इसका मतलब बैटरी नहीं चला। हेलो, आवाज मिल रही है आप लोग को? आप देखिए ऐसे खोल के, अभी तो हाँ दोनों जगह जाएगा, कोई दिक्कत। हेलो, देखिए अगर आवाज नहीं मिला है बीच में, पता नहीं आवाज मिल रही है, आप पुनः देख लीजिए कि हम लोग इसके पीछे, आपने अभी आपको पीछे जो पढ़ाया है वह बृहद शिलालेख भी बताया था, और बृहद शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, जिसपे 14 शासनादेश खुदे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा कि लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, तो लघु शिलालेख भारत के किस किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ, तो हमने अभी जस्ट बताया मस्की, नेट्टूर, उद्गोलन यह कर्नाटक के क्षेत्र से, शाओ मारो पानगुडिया मध्य प्रदेश से, पालकीगुंड यह मैसूर से, सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर यह भी मैसूर से, गोभी मठ दतिया जिला मध्य प्रदेश से मिला है, गुर्जरा यह आपको जबलपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश से, रूपनाथ भी एमपी से ही, और अहरौरा मिर्जापुर यूपी, सासाराम बिहार, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा यहाँ लिखा है MUNG, एक कोड था कि मस्की, उद्गोलन, नेट्टूर और गुर्जरा, इसी चारों स्तंभ लेख पर क्या हुआ है कि लघु शिलालेख पर क्या है कि राजा अशोक का नाम अशोक मिलता है, बात समझ में आ रहा होगा। फिर हमने बताया कि भब्रू शिलालेख जो जयपुर राजस्थान से मिला, उस पर राजा अशोक अपने आप को क्या कहता है कि मैं ही मगधाधिराज के बारे में कहता है। एक और अभिलेख कर्नाटक से मिला था, ब्रह्मगिरी शीतलदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा डाटा हमने आपको समझाने का काम किया कि भौगोलिक क्षेत्र उसका क्या क्या था, किस क्षेत्र में उनका कहाँ कहाँ और कौन कौन सा क्षेत्र उसके शासन व्यवस्था में था, यहाँ तक हमने आपको बताने का काम किया। फिर अब एक एरिया है आपको स्तंभ लेख, ठीक है, स्तंभ लेख यह 6 स्थानों से मिला है, लिखिएगा स्तंभ लेख। एक क्वेश्चन जरा देख के आइएगा, वो क्वेश्चन शायद अशोक की मूर्ति से हंगन कल्लू करके कोई क्वेश्चन पूछा था, हाँ ऐसा ही कोई, एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन, आप देखिएगा वो क्वेश्चन कि आपके नोट्स में है या नहीं है। कोई अशोक का प्रतिमा बना हुआ है उस पे, । 2020 का क्वेश्चन होगा, 19 से 20 यूपीएससी का क्वेश्चन, जरा एक बार देखिएगा। आइए अब हम लोग स्तंभ लेख, ठीक है, स्तंभ लेख देखेंगे, शीर्षक है आपका स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। लिखिएगा पहला पॉइंट कि इस पर 7 आदेश लिखे हुए हैं। पहला स्तंभ लेख पर ऐसे समझ लीजिए, इस पर 7 आदेश खुदा हुआ है, खुदा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यह 6 स्थानों से प्राप्त हुआ है, यह 6 स्थानों से प्राप्त हुआ है। कौन कौन सा स्थान है? पहला टोपरा, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा करिए, ऐसे करिए, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ,
लौरिया औरेराज और लौरिया नंदनगढ़, ये सब बिहार से है। लौरिया नंदनगढ़ बिहार। एक और होगा बिहार से, रामपुरवा, यह भी बिहार से। और लास्ट प्रयाग स्तंभ। प्रयाग स्तंभ इलाहाबाद, इलाहाबाद। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर हो गया है? ठीक है। अब लघु स्तंभ लेख, एक और शीर्षक लगाइएगा, लघु स्तंभ लेख। आ जाएंगे, थोड़ा सा नीरस लग रहा होगा, लेकिन अब कोई उपाय नहीं है कि क्या पूछिएगा, कोई गारंटी नहीं है। थोड़ा लग रहा होगा कि कहां कहां से मिल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, स्टेट बाय स्टेट तो हो जाएगा, कोई दिक्कत। सांची, सांची मध्य प्रदेश, रायसेन जिला। एमपी। एक लाइन वहां पे जोड़िएगा, संघ भेद रोकने का आदेश देता है, संघ भेद रोकने का आदेश देता है राजा अशोक। लिखिएगा आप, राजा अशोक संघ भेद रोकने का आदेश देता है, आदेश देता है। इसका मतलब क्या, बौद्ध धर्म वाला बात हो रहा है। निजी तौर पे क्या था, वो बौद्ध धर्म को अनुकरण किया था, बौद्ध धर्म उसका मेन धर्म था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो आप हम लोग देख रहे हैं कि संपूर्ण भारत का मूल्यांकन अभिलेख के आधार पर, अभी भले नीरस लग रहा होगा, लेकिन जब एक बार चीज समझ में आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। लगेगा कि अरे इतना डाटा कैसे माइंड में रखें, माइंड में रखना नहीं है चीजों को। भूगोल तो आप समझ रहे हैं ना, कि कहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या स्टेटमेंट और उठाना होगा तो यहीं से उठाएगा। मैचिंग देना होगा तो कुछ एरिया को अब चिन्हित कर देगा, वहां से आपको मैचिंग दे सकता है। उसके अभिलेख अभी तक दिया नहीं है। एक अशोक के प्रतिमा जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था क्वेश्चन, अब देखिएगा 19 या 20 में हमें लग रहा है कि क्वेश्चन पूछा है। अशोक का प्रतिमा उस प्रकार का कहाँ बना है, ऐसा ही कोई क्वेश्चन है 2019 या 20 का। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन को निश्चिंत देख के आइएगा। तो उससे क्या होगा कि आर्ट एंड कल्चर का ही क्वेश्चन है, वो है आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा देख लेंगे, समझ लेंगे तो आपको होते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारनाथ दूसरा जो है, दूसरा लिखिएगा सारनाथ। तीसरा है कौशाम्बी। रुक जाइए, रानी कारुबाकी द्वारा दान में दिया गया था। द्वारा दान देने का चर्चा, दान देने का चर्चा। रुमिनदेई, नेपाल। यहां जब राजा अशोक गया तो टैक्सेशन सिस्टम को, कर व्यवस्था को, कर व्यवस्था में कटौती करते हुए 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। वही था, धार्मिक कर को क्या किया था, घटाकर, वही धार्मिक कर ही है, कर को क्या किया, घटा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टैक्सेशन सिस्टम है वो 1/6 को, धार्मिक कर नहीं था, टैक्सेशन सिस्टम, और इस टैक्स को वही, ठीक है, इसलिए घबराइएगा नहीं। ये जो टैक्सेशन सिस्टम है, उस टैक्सेशन सिस्टम में क्या किया था कि कटौती कर दिया, जो अधिक कर ले रहा था उसे कम कर देने का काम किया। ये आपको मेन चीज यही याद रखना है।
एक लास्ट है आपका, आपको निगलीवा या निगली सागर, लास्ट रखिएगा, निगलीवा या निगाली सागर, निगाली सागर। राजा अशोक ने क्या किया कि कनक मुनि स्तूप को क्या किया, यहाँ पे आकार को दुगना करवा दिया। ध्यान रखना है, कनक मुनि लिख लीजिएगा, कनक मुनि स्तूप के आकार को दुगना करा दिया। स्तूप के आकार को 2 गुना बड़ा करवाया, बड़ा करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यह टोटल आपको जो डाटा कलेक्शन था, आपको डाटा दे दिया गया है। हटा, इसको हटा देते हैं। देखिए, ये डाटा हम आपको इसलिए दिए हैं, डाटा देने की जरूरत नहीं थी, ये जो डाटा है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि आप एक बार देखे रहिएगा। कोई गारंटी नहीं कि हम तो जान नहीं रहे हैं, जो बेसिक जानकारी है हम आपको दे दे रहे हैं, कि कोई गारंटी नहीं कि क्या पूछ देगा नहीं पूछेगा। तो जो जो अभिलेख है उसका हम उसमें भाषा में तो कुछ लिख नहीं रहे। प्लेस देख रहे थे, अभी जो हम लोग क्या देखे कि भाई एक बृहद शिलालेख 8 स्थानों पर, ठीक है। फिर हम लोग स्तंभ लेख दिखे, ठीक है, लघु शिलालेख दिखे, पृथक शिलालेख दिखे। इससे समझ आ रहा होगा, इससे क्या होगा कि उसके शासन व्यवस्था को समझने में आपको, जैसे मान लीजिए यही अगर धम्म नीति समझना है, ठीक है, कोई आदेश खुदा हुआ है, कोई स्टेटमेंट दिया गया है, तो इस अभिलेख से आपको पता चल जाएगा कि क्या आदेश है, किस प्रकार का आदेश दे रहा है राजा अशोक। अच्छा, उस सारा भौगोलिक एरिया रूट पर है, जितना जो है, आप सोचिए कि इतना एक वजनी है। स्तंभ लेख को देखिएगा, इसका 50 टन वजनी है, 50 फीट के आसपास में इसकी ऊंचाई है, समझ में आ रहा होगा। अब एक पत्थर को काट कर कला के दृष्टिकोण से देखिएगा तो कला के और भी शाइनिंग है, इस पर चमक रहा है। ये जो आपको पत्थर पे इतना बेस्ट तकनीक है कि चमक रहा है, आप अपना फेस देख सकते हैं। तो फेस देख रहे हैं, इसको अगर मिर्जापुर के पहाड़ी से काट के अलग अलग क्षेत्रों में ले गया तो इसका मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन बेहतर रहा होगा, निश्चित है। उनके पास तकनीक भी बेहतर रहा होगा, तब न ले जा रहा है। जो आने वाला टाइम में आगे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, यह जो तकनीक या उनकी जो कला था, और आगे वाला जो ऐतिहासिक दौर होगा इसके जस्ट आगे, उसमें आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये सारा चीज आपको बार बार पत्थर के आधार पर या फिर कोई भी चीज पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब है कि प्रशासक होने जा रहे हैं आप, तो वह क्षेत्र आप देखे हुए हैं कि इसको संस्कृति के दृष्टिकोण से, इतिहास के दृष्टिकोण से भी क्या है, यह एरिया महत्वपूर्ण है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब हम लोग चलिए अब थोड़ा सा कथा कहानी में, अब आपको रस मिलना शुरू होगा। अब हम लोग अच्छा, 2 चीज और पहले नोट करिए, नोट करके लिखिएगा। अशोक सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की 10वें वर्ष में, लिखिएगा एक नोट करके। राजा अशोक ने सर्वप्रथम, अशोक ने सर्वप्रथम 10वें वर्ष में, शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। यात्रा की एक और पॉइंट लिखिएगा, 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। बीसवें वर्ष लुम्बिनी गया था।
लुम्बिनी। यही गया तो टैक्स को कम कर दिया, धार्मिक कर को समाप्त कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। भब्रू शिलालेख से पता चलता है कि राजा अशोक, लिख लीजिए एक लाइन, भब्रू शिलालेख से यह पता चलता है कि वह बौद्ध धर्मावलंबी था। चंदन लिख लीजिए कि भब्रू शिलालेख से यह पता चलता है कि राजा अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था। बौद्ध धर्मावलंबी था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जानकारी लेंगे शासक के बारे में। अब शीर्षक है चंद्रगुप्त मौर्य। जो मेन चीज है आपका निकल गया है। थोड़ा सा शुरुआत में आपको निरस मिल रहा था कि भाई रस नहीं मिल रहा है, अब कथा कहानी होगा। इसमें थोड़ा और आपको रस नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि जब जाइएगा शासन प्रशासन में तो सारे प्रशासनिक अधिकारी को ध्यान रखना पड़ेगा। सारे प्रशासनिक अधिकारी को क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कोई मैसेज कुछ लिख रहा है क्या, फिर बंद तो नहीं हो गया ना? अचानक कैसे बंद हो गया था? अब हम लोग 3 शासक का प्लान करते हैं। अब कहानी सुनिए। आइए अब हम लोग देखते हैं शासक को। चंद्रगुप्त मौर्य एक व्यक्ति का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। पहले कहानी सुनिए, कहानी सुनिए, हम लिख देंगे टू द पॉइंट तेजी में, क्योंकि कई लोग बाहर से लिख भी रहे होंगे, इसलिए लिखना मजबूरी हो जाता है, नहीं तो कहानी पर भी काम चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना टाइम, देखिए टाइम टेकिंग क्या होता है कि आए और बस हम आते आपको सारा कहानी सुना देते, विजुअलाइज नहीं कराते, सिर्फ कहानी सुनाते हैं कि देखिए इसका साहित्यिक स्रोत का, आते हैं ऐसे हाथ लगाते और कहानी सुनाते हुए चले जाते, तो काम अभी तक खत्म हो गया था। लेकिन होता क्या है कि आपको फिर उससे कोई फायदा नहीं, कहानी तो आपको पता हो जाएगा लेकिन एरिया नहीं देख पाइएगा, एरिया नहीं देख पाइएगा तो बार बार हंट करेगा। अब पेशावर के पास कौन था क्या था उससे आपको पता नहीं, भूल जाता है आदमी, निश्चित है कि भूल। विजुअलाइज हो जाएगा तो आपको पता होगा कि भाई बोर्ड पर सर ने लिखा है, बार बार समझाया है, रिपीट किया है। एक व्यक्ति है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो हमने पीछे से जानकारी मिला था कि यह शूद्र कुल का था, कुछ स्रोत शूद्र कुल का कहा, कुछ स्रोत इसे क्षत्रिय बताने का, मयूर पोषक, ठीक है, मौर्य वंश का था, ठीक है। और वह वंश शाक्यों के कुल का था, ठीक है। और शाक्य किससे जुड़ा हुआ था, कौशल के क्षेत्र से, समझ में आ रहा होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक बालक था और उसने क्या किया कि पशुपालक का, पशु चराने का काम कर रहा था,
कहानी हम बता रहे हैं। जब आपको हमने बताया था कि सिकंदर के आक्रमण का भय था, उस समय चाणक्य आपको मगध के पास पहुंचा। नंद वंश के घननंद राजा था और राजा को कहा कि भाई पश्चिमी सीमा आपकी स्थिति, पश्चिमी सीमा पर स्थिति ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने क्या किया शासक ने कि वो एक तो अत्याचारी शासक था, दूसरा कि स्कॉलर मतलब पुरोहित थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, आचार्य थे तक्षशिला विद्यालय का, तो उसको उनके बातों को सुनना चाहिए था निश्चित। अरे रूप रंग से क्या लेना देना है। तो उस व्यक्ति ने, उस शासक ने क्या किया कि उसका अपमान करने का काम किया। कोई दिक्कत नहीं है। उसी समय उसने कसम खा लिया कि इस वंश का नाश कर दूंगा। जब वो लौट के जा रहे थे तक्षशिला, तो रास्ते में दिखाई पड़ा कि चंद्रगुप्त जो बालक था, उसका नाम तो उस समय पता नहीं था, कि एक खेल खेल रहा था, पशु चराने के क्रम में खेल खेल रहा था। राज चिलम नामक खेल था कि राजा स्वयं बनता था और निर्णय करने का काम कर रहा था। बात समझ में आ रहा होगा। तो उसने क्या किया चाणक्य ने कि जब ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया कि इस बालक में प्रतिभा है, तो उसने जो पशु चारण, जिसने पशु पालन करने वाले लोग थे, उसने भी खरीद कर रखा था, उससे खरीदता है, समझ में आ रहा होगा। खरीद के और तक्षशिला ले गया। तक्षशिला ले जाने के बाद उसने क्या किया कि उसकी सारी शिल्प शिक्षा और सैन्य शिक्षा देने का काम करता है। यहाँ तक बात समझ में आया। तो दोनों चीज हो गया। दोनों के बाद धीरे धीरे वो लड़का क्या हुआ, बड़ा हुआ। तब तक सिकंदर दस्तक दे दिए हुए था भारत पर 326 बीसी के आसपास में। 22 में तो गद्दी पर बैठ रहा है, तो 326 और 22 यानी 4 साल का डिफरेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाके सिकंदर से मिलने का काम करता है। सिकंदर से मिलने का काम किया तो सिकंदर ने क्या किया कि उसे गिरफ्तार करवाया, लेकिन किसी कारण मतलब किसी भी परिस्थिति से उसने बच के निकल गया। यहाँ तक बात समझ में आया कि बच के निकल जाता है। तो जब बच के निकला तो कहा कि अब क्या किया जाए। सिकंदर तो वापस चला गया है। सिकंदर वापस चला गया है तो उसने कहा कि हम लोग क्या करें कि पहले मौर्य जो आपका मगध का एरिया है उसको जीतने का काम करते हैं। ठीक है, मगध को जीतने का प्रयास किया। जैसे स्रोत बता रहा है परशिष्टि परमन कि उसने चाणक्य के सहायता से मगध शासक घननंद को पराजित करता है और मगध का शासक बनकर स्वयं ही मौर्य वंश का स्थापना करता है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा कि मौर्य वंश की स्थापना करने का पहला काम। दूसरा कि उसने देखा कि पश्चिमोत्तर भारत हमेशा डिस्टर्ब कर रहा है। पश्चिमोत्तर भारत, तो पश्चिमोत्तर भारत के आसपास के जितने भी छोटे छोटे गणसंघ थे उसको निपटने का काम किया, उसको समाप्त किया और एक मजबूत पश्चिमोत्तर भारत में छोटे छोटे गणसंघ थे उसको क्या किया कि अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। कोई दिक्कत नहीं है। इसी बीच में आपको दिखाई पड़ेगा, इस बीच में क्या हुआ कि दिखाई पड़ा कि उसको हम याद क्यों रखते हैं कि दिखाई पड़ेगा कि आपको सेल्यूकस निकेटर से संघर्ष करता है। सेल्यूकस निकेटर से 305 बीसी के आसपास में संघर्ष हुआ और संघर्ष होने के बाद अब देखिए, अब हम स्रोत का चर्चा करेंगे। सेल्यूकस निकेटर से जब संघर्ष हुआ तो एपियानस कहता है कि सेल्यूकस निकेटर की हार हुई और उसने काबुल, कंधार, हेरात और मकरान क्षेत्र देने का काम किया। कोई दिक्कत नहीं है। वहीं स्ट्रैबो कहता है कि एरिया का क्षेत्र मिला और पहली बार आपको दिखाई पड़ेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, यही कहानी बताते आगे बढ़ जाइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने, लिखना ही पड़ेगा फिर, कई तरह के स्टूडेंट इसमें हैं, माने कुछ लोग हैं कि कुछ लोग को कहानी समझ में आ गया, निकल गया, बात खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो कहानी जब बढ़ रही थी तो उसकी जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया का विवाह, हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। वो प्रथम वैवाहिक संबंध था। प्रथम बार आपको भारत के, भाई दूसरे देश की लड़की से विवाह करना कितना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप लोग देश में विवाह करेंगे कि बाहर करेंगे? अंतर्देशीय विवाह, क्या बहुत बड़ी बात हो गई। तो उस समय समझ में आ रहा होगा। वही प्लूटार्क कहता है कि आपको, उसने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी देके क्या किया था, संधि कर लिया। तो एक घटना तो सेल्यूकस निकेटर से हो गया। दूसरा कि सेल्यूकस निकेटर, जब आपको दिखाई पड़ेगा कि सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि मेगास्थनीज को भेजने का काम किया। मेगास्थनीज को आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और मेगास्थनीज इंद्रिका का ऑथर था। कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग चर्चा किए थे किस प्रकार से राजा के बारे में बताता है, समाज के बारे में बताता है, नगर प्रशासन के बारे में बताने का काम करता है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। फिर
इसी के समय में अब आपके मन में आएगा कि सर ये तो व्यक्ति इतना काम कर ही रहा था, साम्राज्य को बढ़ा ही रहा था, साथ ही इसने क्या किया कि जैन धर्म को संरक्षण देने का काम किया, स्वयं जैनी बना। और इसी के समय में पहली बार प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में, समझ में आ रहा होगा, प्रथम जैन सभा का अतुलभद्र के नेतृत्व में प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ। और यही व्यक्ति क्या किया कि भद्रबाहु के नेतृत्व में कहाँ चला गया, श्रवण बेलगोला गया। और श्रवण बेलगोला में जाके क्या किया कि संलेखन विधि से अपने प्राण को त्यागने का काम करता है, ठीक है। और आप वहीं जाइएगा, कर्नाटक में जब आप जाएंगे तो वह श्रवण बेलगोला जो क्या होता है कि जैनियों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे जैन संत बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति आपको दिखाई पड़ेगा, विशाल का मंदिर बना हुआ है। यह जो प्रतिमा स्थापित किया गया था गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा देखे हैं, सुने हुएगा जरूर, सुने जो बाहुबली का, बाहुबली का नाम सुने हुएगा ना, बाहु फिल्म है ना, तो बाहुबली का प्रतिमा है वहां पे, श्रवण बेलगोला में बाहुबली का प्रतिमा है। गोमतेश्वर बाहुबली यानी गोमतेश्वर की प्रतिमा है। और वो पूर्व मध्यकाल में चामुंड राय ने उसको लगवाया था। किसने लगाया था? चामुंड राय ने। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जाइएगा श्रवण बेलगोला में, तो प्रत्येक 12 वर्ष पे क्या होता है, जैन त्योहार मनाया जाता है और इसे महामस्तकाभिषेक कहते हैं। क्या कहते हैं? महामस्तकाभिषेक कहते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो इतनी जानकारी आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में रखने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य लोक कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाया, क्योंकि जो भी अत्याचारी लोग थे उसको दमन किया और एक मजबूत शासक के रूप में अपने आप को स्थापित किया। और हिंदू कुश जो एरिया है, हिंदू कुश भारत की सीमा बनी। तो इतना डाटा आपको याद रखने की आवश्यकता होगी। मैं उसी डाटा को व्यवस्थित तरीके से लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चंद्रगुप्त मौर्य खत्म चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ आइए, नहीं लिखना मजबूरी है, नहीं लिखिएगा तो फिर तुरंत होगा कि सर कुछ लिखे ही नहीं। उन लोग के पास तो नोट्स नहीं होगा ना, यही दिक्कत थोड़ा। हाँ आपके पास भी नहीं है तो आप फोटो कॉपी करा लेते ना यहाँ से, क्योंकि रहेगा तो पढ़ने से अभी लोग को सहूलियत हो रहा होगा, कुछ है नहीं उसमें। आइए, चंद्रगुप्त मौर्य में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक पहला, कोई दिक्कत नहीं है। एक और पॉइंट लिखिएगा, मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, वहां जोड़ लीजिएगा आप। मुक्तिदाता, विदेशियों को भारत से बाहर कर दिया उस क्षेत्र से, इसलिए मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। अगला सेल्यूकस निकेटर के साथ 305 बीसी में संघर्ष किया और विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त की। कोई थोड़ा थोड़ा लिख देना है, बहुत सब सारा बात लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो चीज सारा चीज हो चुका है। यूनानी स्रोत लिखिएगा, सेंड्रोकोटस कहा है, लिखिएगा यूनानी स्रोत सेंड्रोकोटस कहा है, जिसका पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की गई। मौर्य से। अगला पॉइंट, एपियानस कहता है कि इसे सेल्यूकस ने
ने चार प्रांत कंधार, काबुल, हेरात, मकरान देने का कार्य किया। एक ग्रीक राजकुमारी हेलेना से विवाह। ग्रीक राजकुमारी हेलेना से विवाह। अभी जिसे रिपीट कर रहा है, ये चीज बोलना, बोलिए फिर लिखिए। कई लोग लिख रहे होंगे, हमें लग रहा है कि कई लोग डाटा को लिख रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिएगा आप। मेगास्थनीज लिख लीजिएगा, लिख दीजिए मेगास्थनीज। इसके शासनकाल में पाटलिपुत्र आया, पीछे भी चर्चा हो चुका है, और पाटलिपुत्र का विशेष विवरण देता है। अगला पॉइंट, प्रथम जैन सभा का आयोजन। प्रथम जैन सभा का आयोजन इसी के समय में पाटलिपुत्र में। आयोजन स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में हुआ। अगला पॉइंट, जैन धर्म को संरक्षण देने वाला शासक, यह खुद जैनी था। संरक्षण देने वाला शासक, कोई दिक्कत नहीं है, जैन धर्म को संरक्षण देने वाला शासक। आगे लिखिएगा इसी से लिंक करके। भद्रबाहु गुरु थे इसके, के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक पहुंचा। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पहुंचा। यहीं पर इसने संलेखन पद्धति या विधि द्वारा आत्मत्याग किया। आत्मत्याग किया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी से लिंक रिलेटेड श्रवणबेलगोला से। श्रवणबेलगोला जैन धर्म के लिए पवित्र स्थल है। जैन धर्म के लिए पवित्र स्थल है। यहीं लिखिएगा, श्रवणबेलगोला में बाहुबली ब्रैकेट में लिखिएगा आप, गोमतेश्वर की प्रतिमा चामुंडराय पूर्व मध्यकाल ब्रैकेट में, पूर्व मध्यकाल में लगाया गया था। पूर्व मध्यकाल में लगाया था। एक लास्ट पॉइंट लिखिए,
कि श्रवण बेलगोला में 12 वर्ष, लिखिएगा श्रवण बेलगोला में, लास्ट पॉइंट, 12 वर्ष पर जैन त्योहार मनाया जाता है। लिखिएगा, वो बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा है। श्रवण बेलगोला में 12 वर्ष पर जैन त्योहार मनाया जाता है। हाँ, श्रवण बेलगोला में 12 वर्ष पर जैन त्योहार मनाया जाता है, मनाया जाता है। इसे नीचे लिख लीजिएगा, इसे महामस्तकाभिषेक कहते हैं, इसे महामस्तकाभिषेक कहते हैं। लास्ट पॉइंट, इसे महामस्तकाभिषेक कहते हैं। तो पूछेगा यूपीएससी की महामस्तकाभिषेक क्या है, तो बताना है कि यह जैन त्योहार है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अभिषेक, महामस्तकाभिषेक, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड सारा डाटा आपके पास क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। कल आप लोग 12 बजे से लेकर हमारे साथ होंगे। कल का जो क्लास है 12 बजे से लेकर 3:30 तक, 3:30 तक आपको झेल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक के काम हमारा निकल जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ है, और जितना जल्दी है कि तेजी से निकलते चला जाएगा। हमको मौका इधर मिल गया है, तब तक हम लोग आप क्लास को दोहरा देंगे। कोई डाउट, कोई परेशानी? अब इस पर्सनालिटी के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप इस डायमेंशन में 5 पॉइंट 10 पॉइंट याद रखिएगा। कभी कोई बात कहे तो भाई इतना हम जानते हैं, इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कल मिलते हैं फिर हम लोग। दीपक को बोल दीजिए।